स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, आज के लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ पर्ट यानी कि प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखिए, इसके पहले भी मैं पर्ट के 2 एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करके दिए हुए हैं। आज मैं 3rd एग्जाम्पल सॉल्व करने वाली हूँ। स्टूडेंट देखिए, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द जॉब्स ऑफ अ नेटवर्क अलॉन्ग विद देयर टाइम एस्टिमेट्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटीज़ दिए हैं। कितने एक्टिविटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्टिविटीज़ है। और हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट में क्या दिया है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, क्योंकि देखिए जो पर्ट होता है ना, पर्ट में आपको डायरेक्टली ड्यूरेशन नहीं दिया रहेगा। जो ड्यूरेशन है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ आपको मिलेगा। पहला वाला होता है ऑप्टिमिस्टिक, सेकंड होता है मोस्ट लाइकली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TM से, और 3rd वाला पार्ट होता है पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स में आपको एस्टिमेटेड ड्यूरेशन मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है। फर्स्ट देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क, आपको यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम निकालना है। सेकंड देखिए, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ड्यूरेशन नहीं दिया रहता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना रहेगा। ठीक है, तभी जाके हम क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद में देखिए, कैलकुलेट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस फॉर ईच इवेंट। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। और लास्ट वाला देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट कंप्लीटिंग इन 40 डेज। 40 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम नेटवर्क डायग्राम निकाल के लेते हैं। अभी देखिए पहला क्या है, एक्टिविटी क्या है, 1 to 2 1 to 6। ये ले लेते हम 1 to 2 और 1 to 6। उसके बाद में देखिए क्या है, 2 to 3 2 to 4। 2 to 3 2 to 4 हो गया। देखिए 1 to 2 1 to 6 2 to 3 2 to 4। उसके बाद में देखिए 3 to 5 4 to 5। यहाँ पे ले लेते हैं हम 5, 3 to 5 4 to 5। अभी देखिए क्या है, ये हो गया 6 to 7। अभी यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 to 7। उसके बाद में देखिए 5 to 8 7 to 8। फाइव टू 8 और ये आ गया अपना 7 to 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस हर एक नोड के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे बॉक्सेस निकाल के लेते हैं। देखिए हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, इसके लिए मैंने स्पेशल 2 वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ये 2 बॉक्सेस मैंने किसके लिए बनाया है, एक रहेगा आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा रहेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम।
देखिए उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया अपना नेटवर्क डायग्राम। अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। अभी देखिए हमें यहाँ पे जो दिया हुआ था टेबल में वही वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख के लिया है। एक्टिविटीज़ जो भी थे वो लिख के लिया। एस्टिमेटेड जो ड्यूरेशन दिया था वीक्स में, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम, तो वो ड्यूरेशन भी हमने यहाँ पे लिख के लिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। देखिए मीन ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन ड्यूरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है टीई से। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें हर एक एक्टिविटी के लिए क्या निकालना है, मीन निकालना है। अभी आप देख सकते हो कि पहली एक्टिविटी क्या है अपनी 1 to 2, बराबर। यहाँ पे देखिए 1 to 2। तो देखिए इसका मीन ड्यूरेशन हम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6। सेकेंड एक्टिविटी के लिए कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मीन ड्यूरेशन हर एक एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 एक्टिविटीज़ के लिए मीन ड्यूरेशन निकाल के दिया है। तो देखिए जो फर्स्ट एक्टिविटी थी अपनी 1 to 2, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए मीन क्या आ जाएगा, 7। सेकंड एक्टिविटी देखिए उसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है, 2 प्लस 4 इंटू उसका मोस्ट लाइकली टाइम कितना है, 5 और पेसिमिस्टिक टाइम 14। तो 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 6। सेम तरीके से अपने को हर एक एक्टिविटी के लिए क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है। और देखिए हर एक एक्टिविटी के लिए हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पेसिमिस्टिक टाइम माइनस मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए हर एक एक्टिविटी के लिए हमें वेरिएंस निकालना है। तो देखिए पेसिमिस्टिक टाइम पहला एक्टिविटी अगर हम देखते हैं 1 to 2, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है उसका, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा उसका, 4 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड एक्टिविटी 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी के लिए वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस और मीन ड्यूरेशन लिख के लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक एक्टिविटी के लिए मीन ड्यूरेशन निकाला और वेरिएंस निकाला। हमारे पास जो भी फार्मूला था मीन ड्यूरेशन का और वेरिएंस का वो यूज़ के हमने ये कैलकुलेशन किया है। अभी देखिए उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, ये जो ड्यूरेशन अपने को मिला है मीन ड्यूरेशन हर एक एक्टिविटी का, वो हम क्या करते हैं, अभी अपना जो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम था उस पर लिख के लेते हैं। अभी देखिए 1 to 2 का मीन ड्यूरेशन कितना है, 7। 1 to 2 का मीन ड्यूरेशन है 7। उसके बाद में देखिए 1 to 6 का कितना है, 6। 2 to 3 का 14, 2 to 3 का 14, 2 to 8 का 18। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, अपने पास जो मीन ड्यूरेशन निकाला था हमने हर एक एक्टिविटी के लिए, वो मीन ड्यूरेशन हमने यहाँ पे लिख के लिया है। हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए जो मीन ड्यूरेशन था वो मीन ड्यूरेशन हमने यहाँ पे लिख के लिया। अभी देखिए हर एक नोड के लिए अपने को क्या निकालना है, EST यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और LFT यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है हर एक नोड के लिए। तो नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम EST बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हम LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमने लेटेस्ट फिनिश टाइम ऐसा वर्ड यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नोड 1 से 8 तक जाने तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पास बोलते हैं, ठीक है। और जब नोड 8 से नोड 1 की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड पास। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है,
To find the critical path, we have to calculate the earliest start time and latest completion time. अभी देखिए जो earliest start time होता है उसको क्या बोलते हैं हम फॉरवर्ड पास बोलते हैं, और जो लेटेस्ट completion time रहता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड पास। अभी देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जब हम निकालते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहता है उसको हमें सिलेक्ट करना रहता है, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम पे हम क्या करते हैं जो मिनिमम ड्यूरेशन रहता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम हर एक नोड के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। अभी देखिए जो अपना स्टार्टिंग का नोड होता है उसका EST हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए नोड 1 से लेके 6 तक यहाँ पे हमें क्या, ये क्या हो गया अपना 1 क्या हो गया ना हेड नोड, ये क्या है टेल और ये क्या है हेड। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको स्टार्टिंग नोड एंडिंग नोड, I यानी कि स्टार्टिंग नोड और J यानी कि एंडिंग नोड। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है फॉरवर्ड पास निकालना है, तो फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं EST प्लस ड्यूरेशन, तो 0 + 6 कितना हो गया 6। अभी देखिए यहाँ पे 0 + 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एक्टिविटी कौन से है 2 to 3, ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है और ये एंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग एक्टिविटी का EST प्लस ड्यूरेशन ऐसे हमें फॉरवर्ड पास में कैलकुलेशन करना रहे। 2 to 3, 2 क्या है अपना स्टार्टिंग एक्टिविटी, 3 क्या है एंडिंग एक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे टेल, इसको बोलेंगे हेड। तो इसका हम EST कैसे निकालेंगे, एंडिंग एक्टिविटी का EST कैसे निकालेंगे, जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसका EST प्लस ड्यूरेशन, तो 7 + 14 कितना हो गया 21। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए नोड 4 के लिए निकालते हैं, तो 7 + 5 कितना हो गया 12। ठीक है, अभी देखिए एक्टिविटी 7, यहाँ पे देखिए EST प्रीवियस नोड का EST कितना है 6 प्लस ड्यूरेशन कितना है 11, 6 + 11 कितना हो गया 17। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अपना नोड 5 है यहाँ पे 2 एरोज मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए 21 + 11 कितना हो गया 32, और यहाँ पे देखिए 12 + 7 कितना हो गया 19। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 32 और यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 19, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कौन सा है 32 का, हम तो मैक्सिमम ड्यूरेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए लास्ट नोड बचा है अपने पास नोड 8, अभी इसके लिए हमें क्या निकालना है EST। अभी इसके लिए प्रीवियस नोड कौन कौन से है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ पे देखिए नोड 7 का देखते हैं तो इसका EST प्लस ड्यूरेशन 17 + 18 कितना हो गया 35, और यहाँ पे अगर ये वाला नोड अगर कंसिडर करते हैं तो देखिए 32 + 4 यहाँ पे कितना आ रहा है 36, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 35 और यहाँ पे आ रहा है 36, तो हम मैक्सिमम ड्यूरेशन लेते हैं, तो ये आ गया अपना 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया EST निकाल लिया। अभी क्या करना है हमें LFT निकालना, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जो लास्ट नोड होता है उसका जो EST होता है वही उसका LFT होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 36 ही लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसके लिए नोड 5 के लिए हमें क्या करना है LFT निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस नोड का LFT माइनस ड्यूरेशन, तो 36 - 4 कितना हो गया 32। अभी यहाँ पे देखिए 36 - 18 कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए नोड 4, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ड्यूरेशन 32 - 7 यहाँ पे कितना आएगा 25 बराबर। अभी कौन से नोड के लिए नोड 6 के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए
18, LFT से सब्सट्रैक्ट करना है हमें ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन, तो 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए इस नोड के लिए देखिए 32 माइनस 32 यानी कि LFT, 32 माइनस 11 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अभी देखिए कौन सा नोड, नोड 2, यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पे देखिए LFT कितना है 21 और ड्यूरेशन कितना है 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7। अभी देखिए लास्ट अपने पास एक ही नोड बचा है, नोड 1। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LFT कितना है 7, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए LFT कितना है 7, 7 माइनस 7 0। तो देखिए जब हम बैकवर्ड पास निकालते हैं ना, तो बैकवर्ड पास में क्या होता है, जो मिनिमम ड्यूरेशन रहता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन 1 मिल रहा है और यहाँ पे ड्यूरेशन मिल रहा है 0, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे 0। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हर एक नोड के लिए हमने क्या निकाला, यहाँ पे LFT निकाला यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाला और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, क्रिटिकल पाथ निकालना है। अभी देखिए एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल में क्या पूछा गया था, ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। अभी नेटवर्क डायग्राम हमने निकाल लिया, उसके बाद में फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, तो वो भी हमने निकाल के लिया। उसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछा था, कैलकुलेट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस फॉर ईच इवेंट, वो भी हमने अभी निकाला है। अभी देखिए फोर्थ पार्ट कौन सा है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं हम, द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। अभी देखिए यहाँ पे ना अलग अलग हमें 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 अलग अलग पाथ्स मिल रहे हैं। पहला पाथ देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। सेकंड पाथ क्या है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 8। और थर्ड पाथ 1 to 6, 6 to 7, 7 to 18, सॉरी 1 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। तो ये आ गया अपना थर्ड पाथ। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो पाथ रहेगा ना आपका 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 और 5 to 8, ये अपना लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। ठीक है, देखिए जो अपना फर्स्ट पाथ है ना 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 और 5 to 8, इसका ड्यूरेशन हमें कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है। और जो सेकंड पाथ है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 8, तो इसका ड्यूरेशन हमें कितना मिलेगा 23 मिलेगा। और जो लास्ट पाथ है 1 to 6, 6 to 7, 7 to 8, तो इसका ड्यूरेशन हमें कितना मिलेगा 35 मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 36, 23 और 35। तो कौन सा लॉन्गेस्ट है 36 वाला। तो कौन सा पाथ हम सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर का पाथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ सर्टन्स कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुए इसका मतलब हम वो क्रिटिकल पाथ करेक्ट मिला है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। सेकंड कंडीशन देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। और देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए अगर जिस नोड का EST और LFT सेम रहेगा वो क्या रहेगा, अपना क्रिटिकल पाथ रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए नोड 1 जो है वहाँ पे EST और LFT सेम आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए LFT और EST 7 वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे भी देखिए नोड 3 के लिए EST और LFT सेम है, और यहाँ पे भी देखिए EST और LFT की वैल्यू सेम है। और जो लास्ट नोड है वहाँ पे भी EST और LFT की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना क्रिटिकल पाथ है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपना स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसका EST और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सेम रहेगा। अभी देखिए अगर ये एक्टिविटी हमने लिया
1 to 2। तो यहाँ पे देखिए उसका जो EST है और LFT है उसका सेम रहेगा स्टार्टिंग एक्टिविटी का, बराबर। अभी अगर हम यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी लेते हो 2 to 3, जो अपना स्टार्टिंग का नोड है, बराबर। यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग का नोड है उसका ES और LC क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक्टिविटी 2 to 3 लेते हैं तो उसका EST और LFT यहाँ पे सेम मिलेगा। सेम तरीके से एंडिंग एक्टिविटी के लिए अभी देखिए 1 to 2 में एंडिंग एक्टिविटी कौन सी आती है आपकी, नोड 2। तो यहाँ पे भी देखिए EST और LFT उसका सेम आता है। और यहाँ पे देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आता है, ड्यूरेशन आता है। अभी देखिए यहाँ पे इसका ये क्या है, 1 फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी के लिए बताती हूँ मैं। देखिए 1 to 2 एक्टिविटी है, ठीक है। अभी देखिए जो अपना एंडिंग एक्टिविटी है उसका EST कितना है, 7 माइनस जो उसका स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसका EST कितना है, 0। तो 7 माइनस 0 कितना आना चाहिए, ड्यूरेशन आना चाहिए, बराबर। तो 7 माइनस 0 कितना आ गया, 7। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 2 to 3 एक्टिविटी, 2 to 3 एक्टिविटी में एंडिंग एक्टिविटी क्या है, 3, उसका EST कितना है, 21, ठीक है। और स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है, 2, उसका EST कितना है, 7। तो 21 माइनस 7 कितना आएगा यहाँ पे, 14। तो मतलब यहाँ पे ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, DIJ यानी कि ड्यूरेशन। अभी यहाँ पे भी देखिए 32 माइनस 21 कितना आ रहा है, ड्यूरेशन आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 36 माइनस 32 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो अपना पाथ है ये अपना क्रिटिकल पाथ मिल गया। तो अभी देखिए अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पाथ जो है वहाँ पे ड्यूरेशन क्या मिल रहा है, 7 + 14 + 11 + 4। तो वो अभी हम यहाँ पे लिख के लेते हैं 36 वीक। कहाँ से लिखा हमने, अपने पास जो क्रिटिकल पाथ मिला था उसका ड्यूरेशन 7 + 14 + 11 + 4। तो ड्यूरेशन कितना मिल गया अपने पास, 36 वीक, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या मिला अपने को, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। तो ये आ गया अपना क्रिटिकल पाथ। अभी देखिए जो अपने पास एक्टिविटीज़ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना एक्टिविटीज था क्रिटिकल पाथ, तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी देखिए जो अपना क्रिटिकल पाथ था 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। तो वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर कैसे मिल जाएगा। अभी देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। $25 मिल रहा है। 4 + 16 कितना हो गया, 20, और ये 5, तो ये कितना आ गया, 25। अभी देखिए प्रोजेक्ट लेंथ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कितना मिल गया अपने पास, 25 मिल गया, बराबर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, अभी देखिए उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। Z इज इक्वल टू TS माइनस T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर TS क्या होता है, TS इज द शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। T क्या रहेगा, नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ रहेगा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 40 डेज, कितना टाइम ड्यूरेशन दिया पे, यहाँ पे 40 डेज का दिया है, इज गिवन बाय प्रॉब P ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू D। और D की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, D इज इक्वल टू TS माइनस T डिवाइडेड बाय सिग्मा। TS क्या है अपने पास, इट्स द शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। TS की वैल्यू अभी कितनी है यहाँ पे अपने पास,
और टी यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। अभी देखिए एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हमने कितना निकाला था, यहाँ पे अपना जो क्रिटिकल पाथ था उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मिल गया था 36, और सिग्मा की वैल्यू अभी हमने निकाली वो क्या थी 5। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने पास 0.8। ठीक है, अभी ये वाला वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देखिए P ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू D की वैल्यू कितनी मिली अपने पास 0.8। ठीक है, अभी देखिए ये जो वैल्यू है 0.8, अगर ये आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेबल में देखोगे तो 0.8 की वैल्यू अपने को क्या मिल गई यहाँ पे 0.7881, यानी कि अगर इसको हम परसेंट में निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 78.81%। ये वैल्यू आपने कहाँ पे देखनी है, 0.8 की वैल्यू कहाँ पे देखनी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेबल में देखनी है। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0.7881। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल वाला फार्मूला है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला था, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी कि जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, आपको ये सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करना है, जेड इज इक्वल टू टी एस माइनस टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। टी एस यानी कि जो टाइम, जितना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया रहेगा एग्जाम्पल में, यहाँ पे कितना दिया था 40 डेज का, तो यहाँ पे हमने 40 लिखा। टी यानी कि अपना जो क्रिटिकल पाथ का मीन ड्यूरेशन था वो निकाला, और यहाँ पे हमने वो क्रिटिकल पाथ का जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था जो कि हमें 5 मिला, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 0.8। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में हमने देखा तो वैल्यू मिल गई अपने को 0.7881, यानी कि परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा परसेंटेज 78.81। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए।